पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर वो ओल्ड मैन और उसका सीनियर दोनों आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद वो बायदन और उसके सारे दोस्तों की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बायदन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सीनियर के साथ फाइट करता है और इतना कमाल की फाइट करता है कि सीनियर के पर कच्चे उड़ चुके थे। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो यहाँ पर कुछ भी करने के लायक ही नहीं बचा हुआ था। जिसके बाद वहां पर नेशन मास्टर ने भी खुद को सरेंडर कर दिया था और वो एक कमाल की बात भी बायदन को बताता है कि वो जो ओल्ड मैन है ना, असल में उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही एंसेस्टर है। अगर तुम अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उस ओल्ड मैन को तुम्हें बचाना होगा। तो ये सुनकर बायदन बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ। अगर ओल्ड मैन मेरे एंसेस्टर को जानता है तो मुझे उससे बहुत सारी जानकारी हासिल करनी है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायदन ने जाओ से कहकर ओल्ड मैन की जान तो बख्श दी थी, लेकिन अभी वो ओल्ड मैन बायदन के कैद में होता है। बायदन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जो ट्री रहता है उसको बाहर निकाल चुका था और उस ट्री को बाहर निकालने के बाद अपना पूरा का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाता है उसी ओल्ड मैन को। तो ओल्ड मैन जब ये चीज यहाँ पर देखता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे तो पास बिल्कुल वैसा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जैसा कि मेरे मास्टर के पास हुआ करता था। इसका मतलब तुम झूठ नहीं कह रहे थे, तुम मेरे मास्टर के ही डिसेंडेंट हो। लेकिन जाओ कहने लग जाती है कि ओल्ड मैन बस कर जा, तुझे यहाँ पर और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो कितना भी झूठ क्यों ना बोले, तू बचने नहीं वाला है, तेरी जान ले ही लूंगी मैं। वजह से यहाँ पर उसको जान से क्या मारने वाली थी, बायदन जो था वो उससे कहने लग जाता है कि देखिए जाओ रुक जाइए, मुझे नहीं पता कि आपका और इस ओल्ड मैन का क्या मैटर चल रहा है, लेकिन जो भी मैटर हो आप उसको बाद में सुलझा लेना, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे सवाल करने हैं इस ओल्ड मैन से। जब तक मेरे सवाल क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसकी जान बख्श दीजिए। तो बायदन की खातिर यहाँ पर जाओ जो थी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके जाते साथ ही ओल्ड मैन जो था बायदन से कहना चाहते कि बायदन तुम्हें पता है मेरे मास्टर के मरने के बाद ना, उनके बाद आज तक के मैंने कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं देखा था जो कि तुमने अभी मुझे यहाँ पर दिखाया। यही चीज कंफर्म करती है कि तुम्हारा मेरे मास्टर के साथ लेना देना जरूर है। जिस एंसेस्टर की तुम बात कर रहे थे ना, हाँ सच में वो मेरे मास्टर है। मैंने जितनी भी कल्टीवेशन सीखी है, जितनी भी ट्रेनिंग हासिल की है, वो सभी तुम्हारे एंसेस्टर ने ही मुझे सिखाई है। मेरा नाम है बायू, मैं तुम्हारे एंसेस्टर का सबसे खास डिसाइपल हुआ करता था, पर उनकी ही सिखाई हुई टेक्निक को मैं फायर डोमेन के अंदर बिल्कुल शांति से प्रैक्टिस करना था। 100 साल की कल्टीवेशन मुझे वहां पर लगती और 100 साल की कल्टीवेशन पूरी हो जाती तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाता। लेकिन ये चीज उस फायर स्पिरिट हॉल वालों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने उनके फायर स्पिरिट हॉल के अंदर चोरी की है और बिना मेरा जवाब लिए, बिना मुझसे कुछ पूछे सीधा का सीधा उन्होंने मेरे टेंपल के ऊपर हमला किया, मेरा घर तोड़ दिया और मेरा फिजिकल शरीर तक के डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम मैं बिल्कुल डीप मेडिटेशन के अंदर मौजूद था, क्योंकि मुझे मेरी 100 साल की कल्टीवेशन पूरी करनी थी। ना सिर्फ उन लोगों ने मेरी 100 साल की कल्टीवेशन बर्बाद की, बल्कि मेरा पूरा का पूरा फिजिकल शरीर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं बिल्कुल इस सोल की तरह भटक रहा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैंने वादा किया खुद से कि मैं एक दिन खुद को पावरफुल बनाने के बाद इस फायर स्पिरिट हॉल वालों से अपना बदला लेकर रहूंगा। उन लोगों ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं ऐसा तो शांत नहीं बैठने वाला, वो लोग मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। तो बायदन से कहना चाहते कि देखो तुम्हारा मैटर क्या चल रहा है फायर स्पिरिट हॉल वालों के साथ, उसकी मैं जानकारी निकालने की कोशिश में लगा हुआ, उसकी फिक्र तुम मत करो। लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि तुमने जो भी कहा ना फायर स्पिरिट डोमेन के बारे में, वो जगह कौन सी है, वहाँ है क्या ऐसी चीज, क्योंकि मुझे उसके बारे में सुनकर ना अच्छा लग रहा है, मैं एक बार जाना चाहता हूँ वहाँ पर। तो ओल्ड मैन बताने लग जाता है कि वो ना एक फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद है और वहाँ के सबसे डीपेस्ट एरिया में एकदम तुम गहराई के अंदर जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल की हेवनली फायर भी मिलेगी, जिसको उस जगह के अंदर पूरी तरह से सील करके रखा गया। कोई भी उस फायर को हासिल नहीं कर सकता। वो फायर इतनी कमाल की है कि किसी भी मार्शल एम्परर हेल्म का जो बंदा होगा ना, उसको एक अटैक के अंदर जलाकर खत्म कर सकती है। इतनी एक्सट्रीम लेवल की वो फायर है। जो सुनकर बायदन बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, ये फायर तो अब मुझे लेनी चाहिए ताकि उस हेवनली फायर का मैं इस्तेमाल कर सकूं। इसके बाद यहाँ पर वो जाओ जो थी वो आकर पहुंच जाती है। वो बायदन से कहने लग जाती है कि बायदन देखो, मैं तुम्हारे पर भरोसा करके ना इस ओल्ड मैन की जान बख्श रही हूँ। जो तुम्हारा इससे पूछताछ हो जाए, तुम्हारा सारा काम निकल जाए ना इससे, तो खुद तुम इसको लाकर मेरे हवाले कर देना, उसके बाद मैं इसकी जान ले लूंगी। उम्मीद है कि तुम मुझसे धोखेबाजी नहीं करोगे, उसको लाकर मेरे हवाले कर दोगे। इतना कहते साथ ही जाओ जो थी वो तो वहां से जा चुकी थी उस ओल्ड मैन की सोल को आजाद करते हुए। तो ओल्ड मैन यहाँ पर बायदन से कहना चाहता है कि बायदन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये पागल साव अभी मुझे मार दी होती। मुझे कमजोर होने का, मेरा मजबूर होने का ये लोग बस फायदा उठा रहे हैं। अगर मेरा फिजिकल शरीर मेरे पास होता ना, तो एक एक को फाड़ कर रख दिया होता मैं। वो यहाँ पर बायदन को एक बहुत ही कमाल की टेक्निक भी देता है और वो टेक्निक देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ये टेक्निक तुम्हारे ही एंसेस्टर की है, उन्होंने मुझे ये दिया था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको कल्टीवेट करने का, मेरा शरीर जो डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। तुम्हें जब टाइम मिले तो तुम इसको
इसको कल्टीवेट कर लेना, ये तुम्हारी ही एंसेस्टर की टेक्निक है। तो ये देखकर बायदन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे वो यहाँ पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को जैसे उसने चेक किया था, वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये पावर तो बड़ी कमाल की है। और इस एक सिंगल टेक्निक के अंदर अकेली सिंगल टेक्निक नहीं बल्कि 5 डिफरेंट तरह की दाव टेक्निक मौजूद है और सारी की सारी टेक्निक बिल्कुल डिवाइन लेवल की है, जिन्हें प्रैक्टिस करना इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो वो इतनी कमाल की होगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये देखकर बायदन काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मानना पड़ेगा, ये टेक्निक तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। मेरा दिल खुश हो गया इस टेक्निक को हासिल करके। ऊपर से ये टेक्निक मेरे मास्टर की भी है, तो ये तो ऊपर से और अच्छी बात हो गई। इसलिए वो ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन ठीक है, तुम्हें अगर जाना है ना तो तुम जा सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मुझे तुमसे अभी भी और कुछ सवाल करने रहेंगे। तो ओल्ड मैन कहने लग जाते कि बिल्कुल बायदन, तुम्हें जब जरूरत लगे तब मुझे बुला लेना, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। तो ओल्ड मैन के जाने के बाद बायदन जो था वो उसी ग्रीन फायर को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने हासिल किया था उसी ओल्ड मैन जो आया हुआ था उसके साथ एंसेस्टर के अंदर से। बायदन कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इस ग्रीन फायर को रिफाइन कर लूँ ना, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। देखता हूँ कि मेरा कौन सा अभी रैम ब्रेक थ्रू होता है। रैम ब्रेक थ्रू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन लेवल तो कम से कम ब्रेक थ्रू हो ही जाएगा। तो बायदन यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। वो उस फायर को रिफाइन करता और उसको रिफाइन करते साथ ही वो अपना ब्रेक थ्रू करने के काम पर लग जाता है। काफी देर की मेहनत के बाद करीब 2-3 दिन निकल जाते हैं बायदन को इसी तरह से मेहनत करते हुए, और फाइनली 2-3 दिनों की मेहनत के बाद बायदन ने अपना ब्रेक थ्रू किया था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो अपना रैम तो नहीं ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन एक लेवल जरूर ब्रेक थ्रू कर जाता है। जहां वो मार्शल एम्परर रैम के 3rd लेवल पे था, अब वो मार्शल एम्परर रैम के 4th लेवल पर जाकर पहुंच चुका था। ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं था, लेकिन फिर भी काम चलाओ तो था ही। इतनी मामूली सी फायर के अंदर से उसका ब्रेक थ्रू हो गया, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी उसको आवाज आने लग जाती है बाहर से कि बाहर काफी लोग आकर जमा हैं जो बायदन को बाहर बुला रहे हैं। तो इस वजह से बायदन जो था वो बाहर निकल कर आता है। जैसे वो बाहर आया था वहां पर नेशन मास्टर और भी सारे के सारे लोग मौजूद थे। नेशन मास्टर की शक्ल देखकर लग रहा था कि ये बड़े गुस्से में यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन बायदन के सामने आते साथ ही उसका सारा का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो यहाँ पर बायदन के सामने झुककर कहने लग जाता है कि मास्टर बातियान, मैं यहाँ पर जो पहले किया हूँ ना गलती, उसकी माफी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। पर अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए जो भी पुराना हिसाब किताब है ना उसको माफ कर दो और इसी की सजा खाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि आगे चलकर तुम मुझे परेशान ना करो, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मेरे में ताकत नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने की। तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे। वो कहने लग जाते कि जरा देखो तो नेशन मास्टर को, भाई साहब इसकी तो फटकर हाथ में आई हुई है, भीगी बिल्ली बना दिया उसको बायदन ने तो बस 2-4 अटैक के अंदर ही। तो बायदन यहाँ पर नेशन मास्टर से कहने लग जाते कि छोड़े नेशन मास्टर, जो तुमने पहले किया ना वो सिर्फ तुमने गुस्से में किया, तुमने मुझसे माफी मांग ली, ठीक है मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। आज से हमारी दुश्मनी खत्म होती है, लेकिन दोबारा से तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर अंजाम तुम समझ लेना कि क्या होगा तुम्हारा। तो ये सुनकर नेशन मास्टर जो था वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंस जो था बायदन से कहना चाहते कि बातियान, तुम तो बिल्कुल कमाल के बंदे हो यार, तुमने अब नेशन मास्टर को हराया लेकिन हमें पार्टी नहीं दी, चलो चलो पार्टी करते हैं। ढेर सारी आज रात को बैठ गए ना होटल में दारू पियेंगे, आज का दिन तो बिल्कुल फुल सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग, और इसके लिए तुम बिल्कुल भी मना मत करना। इसके बाद सारे के सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा चुके थे। जहाँ रास्ते में वो जो चैन होती है वो बायदन का हाथ पकड़े हुए थी और उसका हाथ पकड़े पकड़े वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन बायदन को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसका हाथ झटक कर आगे चला जाता है कि नहीं मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना है। तो इस चीज को देखकर चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने दिमाग में खुराफाती आइडिया चलाती है और खुराफाती आइडिया चलाते हुए वो कहने लग जाती है कि बायदन कि तुम फिर से जा रहे हो उन लड़कियों के पास जो कि तुम्हारा मसाज करेंगी, क्योंकि तुम पहले भी यहाँ पर आए थे ना लड़कियों से अपना मसाज कराने के लिए। रांझी जो थी वो ये चीज सुनकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी कि बायदन सच में तुम यहाँ पर लड़कियों से मसाज करवाने के लिए आते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कितनी घटिया हरकत करते हो तुम। बायदन ये सुनकर बिल्कुल परेशान हो चुका था, क्योंकि वो इससे पहले यहाँ पर आया जरूर था लेकिन किन्वू का पीछा करते हुए आया था, ना कि वो यहाँ पर उन लड़कियों से मसाज करवाने आया था। लेकिन चैन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि बायदन उसका हाथ झटका तो वो अब यहाँ पर बुरी तरह से फंसाने की कोशिश में लगी हुई थी। बायदन को बेचारा बायदन परेशान हो जाता है और सोने पे सुहागा वहां पर वो लड़की भी आकर पहुंच जाती है जिससे पहले बायदन को अपने साथ ले गई थी मसाज करवाने के लिए। वो बायदन को देखकर कहने लग जाती कि अरे बायदन तुम यहाँ पर आज फिर से किसी लड़की को ढूंढते हुए आए हो या किसको ढूंढते हुए यहाँ पर आए
हो? पिछली बार भी तो किसी को ढूंढते हुए तुम यहाँ पर आए थे। आओ आओ, आज तो लड़की बिल्कुल फ्रेश है, किससे मसाज करवाना चाहते हो? तो बातियान उससे घबराते हुए कहते कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, जाओ तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया। पर चैन कहने लग जाती है कि बातियान देखो, यहाँ के लोग तुम्हें कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं, अब मत कहना कि तुम यहाँ पर इससे पहले नहीं आए थे, तुम डेली यहाँ आते हो, मसाज करवाते हो अपनी। देख लिया मुझसे पंगा लेने का अंजाम, मैंने तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई सामने लेकर आ गई। बातियान इतना ज्यादा गुस्से में था, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था कि यार ये लोग क्या थे, इन लोगों ने मुझे पूरी तरह से फंसा दिया, मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर समझ चुकी थी कि नहीं, यहाँ पर बातियान बेचारा फंस रहा है, तो उससे कहने लग जाती कि लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी दूसरे बातियान को पकड़ लिया, ये वो बातियान नहीं है। वो बातियान को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक ये मामला बिगड़ चुका था। रांझी भी समझ जाती है कि बातियान यहाँ पर से पहले आया था और चंद तो बड़ी खुश थी कि उसने यहाँ पर फंसा ही दिया बातियान को। उसका हाथ छोड़ने की बड़ी बुरी सजा मिली थी बातियान को, जिसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो सभी एक बोट लेकर आए थे ताकि सभी इसके अंदर आराम से पार्टी को एंजॉय कर सके। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम फैंग को देख पाते हैं, वो फैंग अपनी आर्मी को लेकर आया हुआ था और यहाँ पर आते साथ ही वो जो महल के बाहर एक बंदा खड़ा रहता है, सबसे पहले वो उसी को जान से मार डालता है, क्योंकि ये यहाँ पर इतना गुस्से में आता है कि अब वो उस एम्परर को छोड़ेगा नहीं। उसी ने यहाँ पर एम्परर को पॉइजन वगैरह दिया था ताकि एम्परर की जान ले सके, लेकिन अब यहाँ पर कोई चांस ही नहीं बचा हुआ है एम्परर के मरने का। तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आया था अपने कुछ साथियों को लेकर ताकि वो एम्परर को जान से मार सके, क्योंकि उसको सिंहासन चाहिए। ऊपर से अभी बातियान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एम्परर को आखिर बचाएगा कौन? जितने भी सिपाही थे वो यहाँ पर आकर फैंग को घेर लेते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन फैंग अपने साथियों से कहता है कि जितने भी लोग मेरे काम बिगाड़ने के लिए आए ना, एक एक को चुनकर फाड़ डालना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि आज तो मैं यहाँ पर इस एम्परर की जान लेकर ही रहूंगा, वो बचेगा नहीं। इसके बाद वो सीधा का सीधा महल के अंदर आकर पहुंच जाता है, लेकिन उसके इंतजार में पहले से ही एम्परर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर कभी भी फैंग आता ही होगा उसकी जान लेने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर फैंग देखता है एम्परर को बिल्कुल ठीक, तो वो कहने लग जाता है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तेरे अंदर से पॉइजन भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगा, ऊपर से तेरा मार्शल एम्परर रन में ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा, तूने तो बिल्कुल मौत को मात दे दी, वो भी उस बातियान की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर बातियान मौजूद नहीं है, इसलिए ना तुझे भी कोई बचाने वाला मौजूद है, तू मरेगा। तो एम्परर भी कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि तू भरोसे के लायक का बंदा नहीं है, तुझे महल में रखकर ही ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे तो 1% भी खुशी नहीं हुई कि मैं यहाँ पर रिकवर हो चुका हूँ, क्योंकि तूने ही तो प्लान बनाया था ना मुझे मारने का। मैंने तो शक किया कि नेशन मास्टर ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन अब पता चला कि उसके पीछे तू था। तो फैंग भी कहने लग जाता है कि हाँ मैं ही था, मैं यहाँ पर तुझे मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि तेरा जो सिंहासन है जिस पर तू बैठा है ना, उस पर ज्यादा हक मेरा है, वो सिंहासन मेरा होगा, मैं यहाँ पर तेरा सिंहासन छीन लूंगा, तेरे पास जो ड्रैगन है जो कि तेरी लाइफ की पावर से बना हुआ है उसको भी छीन लूंगा, सब कुछ मेरा होगा और तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो ये सुनते साथ ही वो सीधा का सीधा जाकर अटैक कर चुका था एम्परर के ऊपर, लेकिन अटैक लगने से पहले छोटू ड्रैगन वहां पर पहुंच जाता है, जो कि उस फैंग से फाइट करने के लिए आया था। वो यहाँ पर फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फैंग कहना चाहता है कि अबे तेरी भैंस के टांग बचकाने, कहीं के ज्यादा चर्बी आ रही तेरे को, 2 थप्पड़ मारूंगा ना सीधा जमीन के अंदर जाकर धंस जाएगा। और वो सीधा सीधा 2 थप्पड़ घसीट के मार भी देता है उसी छोटू ड्रैगन को, जिस वजह से ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरा था और उसकी हालत खराब हो जाती है। पर एम्परर उस ड्रैगन को बचा लेता है, लेकिन ड्रैगन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो भड़क चुका था फैंग की इस हरकत से कि तेरी तो तूने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग भी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ड्रैगन छोटू सा था, तो वो यहाँ पर उतना ढंग से उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था। मार मार कर फैंग जो होता है छोटू ड्रैगन की हालत खराब कर चुका था, लेकिन उसको और ज्यादा चोट लग पाती, उसकी हालत खराब क्या हो पाती कि एम्परर छोटू ड्रैगन को वहां से साइड कर देते हैं। छोटू ड्रैगन की जान तो बच चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर वो जो फैंग था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी किसी खास तरह की टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो बिल्कुल डीमन जैसा नजर आने लग गया था। और इसके बाद वो तैयार था एम्परर की जान लेने के लिए। वो एम्परर से कहता है कि एम्परर तू मरने के लिए तैयार हो जा, बहुत तो जिंदा रह लिया, अब तेरा खेल खत्म करने की बारी आ चुकी है। एम्परर भी ये देखकर घबरा चुका था, वो भी यहाँ पर फैंग से लड़ने के लिए तैयार होता है कि यहाँ पर वो मरेगा या फिर इस फैंग को ही जान से मार डालेगा। दोनों के बीच में एक घमासान बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि आखिर इस बैटल को जीतेगा कौन, क्या एम्परर मर जाएंगे या फिर फैंग ही एम्परर के हाथों मारा जाएगा। ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।